नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बहुत सारे साथी तो आज रीट का एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, पात्रता का, और पात्रता के बाद फिर से जुट जाएंगे अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में। हम जो पुराने प्रश्न पत्रों का जो भाग देख रहे थे, हम जो श्रृंखला हमने चलाई थी वीडियोज़ की, उसका आज अगला भाग लेकर मैं हाजिर हूँ। जैसे कि हमने पिछले भाग में 2015 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसके हमने 62 क्वेश्चन देख लिए थे, यानी 62 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, जिसमें से जो किताबों के पाठों में से थे वो प्रश्न हम छोड़ रहे हैं। आज हम इससे आगे के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आज, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था। तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। फिर है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। तो स्वयंभू को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का जो है वो वेद व्यास है, या एक ऐसी एक उपाधि और भी है। तो ये आपको अपभ्रंश का वेद व्यास और अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये कुछ उपाधियाँ दी गई हैं पुराने कवियों को, जो आपको याद रखनी है। तो आपको बताना अपभ्रंश का वेद व्यास किस कवि को कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये कथन किसका है। तो ये अमीर खुसरो का है, जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे, हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख, मेरे मंदिर ऊँघते रहे। यहाँ कंगूरे आता है साथियों, ये मिस प्रिंट है। जगकर रजनी भर तारे, अंतरा में संकृत प्रसाद रचित इन पंक्तियों में प्रमुख अलंकार है। यानी ये काव्य शास्त्र का प्रश्न हो गया अलंकार का। वैसे ये लाइनें जो है ये पाठ में चली गई हैं, लेकिन फिर भी इसमें अलंकार है, तो हम देख लेते हैं। इसमें रूपक अलंकार है, यानी सुबह का जो समय है उसको हेमकुंभ यानी सोने के घड़े के समान, सुबह का जो मौसम है, सूर्य जो निकलता हुआ सूर्य है, उसको इन्होंने उपमा दे दी है। यानी रूपक, इनका अर्थ यही होता है कि एक प्रकार से मान लिया गया है उसको, तो हेमकुंभ की उपमा दे दी गई है। इसको बीच में कोई उपमावाचक जो भी वाचक वगैरह चिन्ह वगैरह होते हैं वो नहीं होता है, जिसमें मान ही लिया जाता है उसमें रूपक अलंकार होता है। तो इन्होंने मान ही लिया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। आखिरकार वही हुआ, ये भी पाठ से ही प्रश्न है, लेकिन ये लाइनें आप याद रख लेना थोड़ी सी। ये वैसे जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, आरोह में संकलित इस पद्यांश में बात की चूड़ी मर गई का भावार्थ क्या है। बात निष्प्रभावी और निरर्थक हो गई। ये कक्षा 12 में भी चलती है। तो ये पहले के प्रश्न हैं, जब कक्षा 12 में 11-12 की पुस्तकों से आते थे। फिर ये आगे जो है सारे प्रश्न हमारी कुछ किताबों से हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये भी किताबों से है। अगला ये प्रश्न है, रस का कबहू समूझी, वन गमन राम को रही चकी, चित्र लिखी सी। पंक्ति में कौन सा सात्विक भाव है। तो डी है स्तंभ। चित्र लिखी सी यानी एक जगह बिना कोई हलचल के एक जगह खड़े रह जाना, ये जो भाव होता है ये सात्विक भाव है, उसमें से स्तंभ है ये। अगला प्रश्न है, ये भी किताब में से ही है। अगले जो प्रश्न है ये सारे अंतरा भाग 2 जैसे किताबों में से ही हैं। कार्नेलिया का गीत, ये भी किताब में से ही है। जूझ, ये 11वीं-12वीं में जो किताबें चलती हैं उन्हीं से सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न भी उन्हीं में से है। ये प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये प्रतीक हमारे फर्स्ट ग्रेड में अब शामिल नहीं है, उस समय थी। तो प्रतीक अन्योक्ति है, प्रतीक अतिशयोक्ति है। प्रतीक द्वारा अन्यथा असंप्रेषित विचारों का अभिव्यक्त किया जाता है। असंप्रेषित नहीं, संप्रेषित विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। प्रतीक भ्रांति उत्पन्न करते हैं, ये कथन भी इसके बारे में गलत है। तो सही एक ही है, प्रतीक द्वारा अन्यथा असंप्रेषित विचारों का अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें सही पूछा है तो सही है ये एक, लेकिन प्रतीक अभी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है नहीं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य के विषय में ये कथन किस आचार्य का है। तो पंडित जगन्नाथ का है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। संस्कृत के आचार्यों की 2-4 परिभाषाएं आपको अलंकार के बारे में, काव्य गुण के बारे में, काव्य हेतु के बारे में कुछ जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है। भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। तो भुक्तिवाद भट्टनायक का है। भय से भुक्तिवाद, भय से भट्टनायक, आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता थे मम्मट। निम्नलिखित में से रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है तो करुण रस शोक का होता है, श्रृंगार रस रति, अद्भुत रस विस्मय और वीर रस क्रोध।
तो इसमें वीर रस जो है ये क्रोध का स्थायी भाव नहीं है। वीर रस का क्रोध स्थायी भाव नहीं है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ये इसमें गलत हो गया। काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो प्रतिभा को। यानी जो भारतीय आचार्य हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काव्य हेतु होते हैं 3, उसमें से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता या सबसे ज़्यादा भाव जो है वो महत्व किसको दिया है? प्रतिभा को। काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए भी वे आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं। इस उदाहरण में वे शब्द किस विद्वान के लिए आया है? तो ये शुक्ल जी के लिए आया है, ये आपको याद रखना है। साधारणीकरण स्वीकार करते हैं लेकिन फिर भी आलम्बनत्व धर्म है ना, उसको साधारणीकरण धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं। तो ये ऐसा मानना रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये भी इनकी बात भी यहाँ कई बार प्रश्न नीचे पूछा जाता है साधारणीकरण के बारे में, शुक्ल के विचार ये आपको याद रखने हैं। ध्वनि का सिद्धांत व्याकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो स्फोटवाद पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लोजाइन्स के अनुसार शैली का महत्तम गुण कौन सा है? तो ये है उदात्त भाव। यानी लोजाइन्स का जो स्नातकोत्तर स्तर वाला जो टॉपिक है हमारा उसमें है, तो उसमें उदात्त तत्व महत्वपूर्ण है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है। तो ये लाइन, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अरस्तु और प्लेटो ये गुरु शिष्य थे, तो इनका विचार जो है वो अनुकरण के बारे में अलग अलग था, मत से भिन्न नहीं है। ये प्रश्न ये ऐसा बस इन्हीं दोनों में यही एक डिफरेंट है, और इसी डिफरेंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको इन्होंने दे दिया प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, लेकिन यहाँ ये सही होता कि भिन्न है, क्योंकि दोनों के विचार सेम नहीं है इनके। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है। आप आगे के हम प्रश्न पत्र हल करेंगे, उनमें भी आप देखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ये संभव नहीं कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्य और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई सतुल्य एवं अमर रचना कर सके। ये विचार किस पश्चिमी आलोचक का है? तो ये लोजाइन्स का है, क्योंकि लोजाइन्स ने उदात्त तत्वों को महत्ता दी थी। उपन्यास और उपन्यासकार के नियुग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। झूठा सच यशपाल। त्यागपत्र जो विलासचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है, आपको बताना है त्यागपत्र किसका उपन्यास है। अगला है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो पंडित जुगल किशोर ने निकाला था, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ये कब प्रकाशित हुआ था ये भी आप बताएं अगर आपको पता है तो। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। इस उदाहरण में किस पत्रिका की ओर संकेत है? तो ये हमने हरिश्चंद्र चंद्रिका में, मैंने आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने आपको ये अच्छे से बताया था ये लाइन, तो ये परीक्षा में पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु की नहीं है? तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी तीनों हैं। मयंक मंजरी उनकी नहीं है। आधुनिक काल की सबसे प्रथम साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है? तो किसे माना है? गद्य के आविर्भाव को उन्होंने आधुनिक काल की प्रथम साहित्यिक घटना माना है। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन किसका उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग का यह उपन्यास आपको याद रखना है। मैं से मिलजुल मन, मृदुला गर्ग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रसाद, सवर्णदुली, निराला, तुलसीदास, दिनकर, स्मृति, महादेवी, सांदे गीत। तो प्रसाद की जो है सवर्णदुली रचना प्रसाद की नहीं है, ये युग्म गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रसाद, चंद्रगुप्त, मोहन राकेश आदि अधूरे, लक्ष्मी नारायण लाल, स्कंदगुप्त, भारतेंदु, भारत दुर्दशा। ये तो तीनों सेम है, नाटक इनके ही हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का स्कंदगुप्त नाटक जो है वो प्रसाद जी का है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है ये, व्योमकेश दरवेश के नाम से। इनमें से कौन सी रचना दलित साहित्य के अंतर्गत आती है? तो जूठन दलित साहित्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दलित आत्मकथा है ये। इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तो रघुवीर सहाय का नहीं। तार सप्तक से मतलब है यहाँ प्रथम जो तार सप्तक था उससे, तो उसमें रघुवीर सहाय शामिल नहीं थे। किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? विरोध ले रखा है लेकिन विद्रोह कहा है, तो नगेंद्र है ये, या मैंने आपको परिभाषा अच्छे से करवाई थी। इनमें से किस आलोचक को तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्धि मिली? तुलनात्मक आलोचना के लिए डॉक्टर पदम सिंह शर्मा जो हैं, इनको प्रसिद्धि मिली है। आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है?
तो ये है महीप सिंह। ये 5, 7, 10, 11 कहानी आंदोलन हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध भी करवा रखे हैं। इनको आप एक जगह लिख के आप याद करें कि कौन सी कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो सहचेतन कहानी के महीप सिंह थे। इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो श्रीलाल व्यंग्यात्मकता, श्रीलाल शुक्ल व्यंग्यात्मकता, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिकता, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिकता और जैनेन्द्र यथार्थवादिता। तो जैनेन्द्र यथार्थवादिता नहीं है, क्योंकि जैनेन्द्र किससे संबंधित लिखते थे, जैनेन्द्र जो मार्क्सवादी रचनाकार माने जाते हैं, तो ये इनका सही नहीं है। बाकी इनके ये सही है। साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आत्मकथा जो है ये आवारा मसीहा जो है ये आत्मकथा नहीं है, ये जीवनी है। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है। कहानी है परिंदे और उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। काव्य संग्रह और उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 2 मील संसद से सड़क तक, आगे आंगन के पार द्वार, कुंवर नारायण, काठ की घंटियाँ, धर्मवीर भारती, कनोपिया। तो कुंवर नारायण की नहीं है काठ की घंटियाँ। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो नंद दुलारी वाजपेयी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, इन तीनों को आपको याद रखना है। तीनों ही ललित निबंधकार माने जाते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी सौष्ठववादी निबंधकार माने जाते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंध है। तो ये तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी का, ये भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं तो राही मासूम रजा आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है। तो ज्ञानोदय, मधुमती, शेष, संबोधन ये राजस्थान से प्रकाशित होती हैं। जो राजस्थान से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको विशेष तौर से याद रखनी है। राजस्थान के कौन से कवि हैं, हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, वो राजस्थान से प्रकाशित होने वाले जो पत्रिकाएँ हैं, राजस्थानी कवियों की रचनाएँ हैं, उनको आपको खास तौर से याद रखना है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना ये बिल्कुल सही है। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना ये भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना ये यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य अर्थ जो निकलता है उसका मुख्य अर्थ से संबंध होता है। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, हाँ ये भी इसके 2 भेद हो जाते हैं। रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर भी समझ सकती कि रूढ़ि लक्षण और तो ये आपको जो है याद रखना है। इसमें अन्य संबंध होता है, इसका अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं। ये पंक्ति यहाँ गलत हो गई है। निम्नलिखित पंक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं है यानी गलत। व्यंजना शब्द शक्ति के निपन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। तो इसमें सही नहीं है, गलत पूछा गया है। तो ये तीनों लाइनें सही हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित नहीं होती, शाब्दी और अर्थी इसके 2 भेद होते हैं, इसलिए अर्थ पर भी आधारित होती है। इसलिए ये लाइन जो है यहाँ गलत हो गई। बाकी इसको ध्वन्यार्थ कहते हैं, व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। और ये व्यंजना शब्द शक्ति मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़कर इसका कोई अन्य तीसरा ही अर्थ निकलता है। प्रीति करी काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दहो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अर्थान्यास अलंकार है, जो हमारे पाठ्यक्रम में अब शामिल नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार, यानी कार्य बिना कारण के ही कार्य का हो जाना, विभावना अलंकार। रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। जिस काव्य पंक्ति में संताएं सरलता और सहज ग्राह्यता को उसमें कौन सा गुण होता है। तो आपको पता ही है, जिसमें सीधा सा अर्थ निकलता है उसमें प्रसाद गुण होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव है तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से स्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में तिरोहित हो जाता है, यही इसके बारे में सही नहीं है। बाकी तो स्थायी भाव ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तिरोहित नहीं होता है, ये सही होगा, सही लाइन होगी। इसके बारे में ये रस का प्रमुख अवयव है, ये हरेक से हृदय के अंतरुकरण में स्थित रहता है। स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही लाइनें हैं, पहली ही लाइन यहाँ गलत हो जाएगी। आधुनिक हिंदी कवियों में फेंटेंसी के प्रयोग के लिए कौन कवि विख्यात है। तो मुक्तिबोध। कंप्यूटर कुंजी पटल की कुंजी उत्पन्न करती है अनुदेश कूट। ये कंप्यूटर से संबंधित जो ICT वाली जो है उससे संबंधित प्रश्न आ गए हैं। यहाँ 120 तक हमारे हिंदी के प्रश्न रह गए। वीडियो बड़ा हो जाएगा साथियों, इसलिए आगे के जो ये प्रश्न हैं साइकोलॉजी से संबंधित ये हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी आपके आएगी तो ही, चाहे वो जीके में आए, लेकिन आए तो भी, तो हम इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।